वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। और आज की शुरुआत हम करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। थॉट है, व्हाट यू गेट बाय अचीविंग योर गोल्स इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल्स। देखिए, बहुत प्यारे शब्दों में कितनी प्यारी बात कही है और इस बात को आपके दिल तक उतर रही होगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने जो गोल अचीव किया वो कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने गोल अचीव किया तो आपको मिला क्या। आपको मिला मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन के बेसिस पर आप अपने आगे के गोल अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी का एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि पिताजी चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। मेरा दिल करता था कि मैं खेलूं और बहुत खेलने का मन करता था। तो बट ऑब्वियसली क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे मैं खेलूं, तो इसके लिए पैसे भी नहीं देते थे। अब हमारी जो घरेलू टीम थी, मतलब जो हमारे आसपास के लोग मिलकर के टीम बनाते थे, तो उसमें चलन ये था कि सब लोग शेयरिंग से बॉल खरीदते थे और उस बॉल के बेसिस पे मतलब खेला जाता था। सबने पैसे इकट्ठे किए और उसको इकट्ठे करने के बाद हम लोग खेलते थे। अब ये है कि मैं भी किसी तरह से जुगाड़बाजी करके, मतलब मम्मी से पैसे मांगे या कुछ किया और कोशिश करता था कि मैं भी शामिल हो जाऊं गेम में। तो गेम में जैसे मैं, क्योंकि खेलता ही बहुत कम था और मुझे जो बैटिंग मिलती थी वो मिलती थी 10th डाउन पे, मतलब जब सब आउट हो जाते थे तब मुझे मौका मिलता था कि मैं भी खेलूं, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता था। अब उसमें होता यह था कि जैसे फर्स्ट बॉल पे पता चला कि मैं हिट करना चाहता हूं और बॉल जाके विकेट में घुस जाती थी, या एक ही बॉल लास्ट मिली, बस खड़ा हुआ और चलाया। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार बॉल को टच किया, मतलब मैं बॉलर को फेस कर पाया, तो जब मैंने पहली बार वो टक जैसे आवाज आई मेरे बैट से, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, यानी मैं बॉलर को खेल सकता हूं। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं सचिन तेंदुलकर बन गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे लिए खेलना आसान हो गया। और मैंने उसके बाद जब पहली बार फोर लगाया तो वो मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाई दिया। और उसके बाद जब मैंने 6 लगाया तो मुझे लगा आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। देखिए, मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि बस 10 रुपए दिए आपने कहीं से कॉन्फिडेंस आपको मिल गया, 100 रुपए दिए आपने कॉन्फिडेंस मिल गया। कॉन्फिडेंस आप छोटे छोटे अचीवमेंट से अचीव करते हैं, छोटे छोटे गोल रखते हैं। उन गोल को जब अचीव करते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं गोल अचीव कर सकता हूं, और जब मैं ये गोल अचीव कर सकता हूं तो मैं दूसरा क्यों नहीं, मैं तीसरा क्यों नहीं, और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो ये है थीम, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे है हमारा पहला क्वेश्चन, द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो इसका उत्तर है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। और जो महिला पुरस्कार है वो किसे मिला है? नाओमी ओसाका को प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार कोविड के कारण एक वर्चुअल समिट में, एक वर्चुअल सेरेमनी में 6 मई 2021 को प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई? ये लॉरेस के बारे में बात हुई है। और आप ये देख सकते हैं, ये है आपका लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, और इसके बारे में थोड़ी सी सूचना। द विनर्स ऑफ 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हैव बीन अनवेल्ड एट अ डिजिटल अवार्ड सेरेमनी फ्रॉम सेवियर, स्पेन। अमंग द हाइलाइट्स वर अ 4th Lawrence Award of Rafael Nadal and 2nd Lawrence Award of Naomi Osaka and Bayern Munich football team लुइस हैमिल्टन। तो ये आपके पुरस्कार का आवंटन हुआ, इनको दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या है। डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या है, या ये चर्चा में क्यों है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये एक कोविड-19 के खिलाफ या उसके विरुद्ध तैयार की गई एक दवा है, जिसे डीआरडीओ की जो सहयोगी संस्था है, जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, उसने डेवलप किया है। ये ग्लूकोज जैसा ही एक मॉलिक्यूल है और इसे ओरल लिक्विड के रूप में लिया जाता है। और ये क्या करता है?
ये करता है कि वायरस को वो एनवायरनमेंट नहीं देता कि जिससे कि वो ग्रोथ कर सके, यानी वो ग्रो ना कर सके, उसके लिए ये आपका जो डेवलप किया गया मॉलिक्यूल ये काम आता है। तो इसका नाम क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मिंट ने कवर किया है। DCGI जो है gives the approval to use 2DG as adjunct therapy for the COVID-19 patients। अब ये आपका माइल्ड टू सीवियर के लिए इस्तेमाल होता है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा, ये जो आपका DCGI की जो फॉर्म है, has given the permission for the emergency use of drug 2-deoxy D-glucose 2DG as an adjunct therapy in the moderate to severe COVID-19 cases, said Defense Research and Development Organization on Saturday. Being a generic molecule and analog of glucose, it can be easily produced and made available in plenty, said the DRDO in a statement। देखिए, जब ग्लूकोज की तरह मॉलिक्यूल डेवलप होता है, और ग्लूकोज तो भैया हम बनाना जानते हैं, इसी तरह से इस प्रोडक्ट को भी डेवलप किया जा सकता है आसानी से, और इसको बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि WHO ने सिनोफॉर्म जो कोविड-19 वैक्सीन डेवलप किया है, उस सिनोफॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि इसे हाल ही में किसने स्वीकृति दी है। हाँ सॉरी, WHO ने स्वीकृति दी है। पूछा जा रहा है कि किस देश ने इसको बनाया है, तो इसे बनाने वाला देश है चाइना। सिनो से ही पता लग गया होगा आपको ऐसे। तो हाल ही में क्या हुआ है, सिनोफॉर्म को डेवलप किया गया है, और ये किस के ऊपर बेस्ड है? ये है आपका इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कुछ बातें इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। इसे डेवलप किसने किया? इसे डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये क्या है? ये एक सब्सिडरी है। ये सब्सिडरी किसकी है? नेशनल बायोटेक ग्रुप की, यानी NBG, जो CNBG है उसकी ये आपकी वो है, क्या कहते हैं उसको, सब्सिडरी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि ये पहली वैक्सीन है जो गैर पश्चिमी देशों से आई है। यानी गैर पश्चिमी देशों से मतलब जो वेस्ट कंट्रीज हैं, वो वेस्टर्न जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ की वैक्सीन्स को तो WHO ने मान्यता दी है, लेकिन बात कर रहे हैं जो आपकी गैर पश्चिमी देश है यानी चाइना, उसे WHO ने मान्यता दी है। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है कि किसी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था ने उसको मान्यता दी। इज इट क्लियर? इसको थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल में, उससे पहले दो बातें और बता दूं आपको। इंटरनेशनल मदर्स डे ये कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, आज ही के दिन, यानी 9 मई, द सेकेंड संडे ऑफ मे। तो 9 मई को पड़ रहा है, लेकिन मनाया किस दिन जाता है? सेकेंड संडे ऑफ मे, यानी मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है, जो आज 9 तारीख को पड़ रहा है, इसलिए इसको 9 मई को मनाया गया। अब अगला प्रश्न आता है कि SN15, जो आपका SN15 है वो वास्तव में क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि SN15 एक रॉकेट है, और ये रॉकेट जो है इसका इस्तेमाल किया गया किसके लिए? इसे भेजा गया और इसको वापस इसका लैंडिंग भी हुआ, क्योंकि इस्तेमाल करना किसके लिए है? कि लोगों को पहुंचाना है आकाश तक, अंतरिक्ष तक, और फिर उन्हें वापस लाना है। तो इसको कौन करने वाले हैं? जो एलन मस्क हैं। एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? एलन मस्क की कंपनी का नाम है, क्या बोलते हैं, SpaceX। तो SpaceX इसको कर रहा है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। इसको और बताना चाहता हूं कि जो SpaceX है उसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, और SN15 जो है हैज़ कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल हाई ऑल्टीट्यूड एसेंट एंड लैंडिंग, जो मैंने आपको बताया। इसके फाउंडर कौन है? एलोन मस्क हैं। बना कब ये? 6 मई सन 2002 को ये कंपनी बनकर तैयार हुई। CEO कौन है? एलोन मस्क। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पड़ता है? ये कैलिफोर्निया US में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। अब इसके बाद बात करते हैं, हम डिटेल में बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिनोफॉर्म को जो मान्यता दी गई है उसके बारे में। अब मेडिकल वर्कर poses
with a vial of the Sinopharm COVID-19 vaccine. The World Health Organization announced on Friday it had approved a COVID-19 vaccine from the China state-owned drug maker Sinopharm for emergency use. The vaccine, one of the two main Chinese shots that collectively have already been given to hundreds of millions of people in China and abroad, becomes the first COVID-19 shot developed by a non-Western country to win the WHO's backing. यानी WHO के सपोर्ट मिला है जिस कंपनी को, जो आपका वेस्ट से नहीं है, वेस्टर्न कंट्री से नहीं है, तो वो कौन सी है? वो है सिनोफार्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले दो लाइनें और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम the WHO has given the emergency use approval to any Chinese vaccine for any infectious disease. A WHO emergency listing is a signal to national regulators on a product's safety and efficacy, and would allow the shot to be introduced in COVAX प्रोग्राम है जिसमें सभी देशों से वैक्सीन जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जिसको अप्रूवल है ऐसी वैक्सीन इस्तेमाल की जाएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। द ग्लोबल प्रोग्राम टू प्रोवाइड द वैक्सीन्स मेनली फॉर द पुअर कंट्रीज़, ठीक है, गरीब देशों के लिए जिन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उसको अवेल करा सकती हैं, तो वो यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करेंगी। और वो वैक्सीन किसको मिलेगी? वो वैक्सीन मिलेगी गरीब देशों में। The WHO has previously given emergency approval to the COVID-19 vaccines developed by the Pfizer Biotech, AstraZeneca, Johnson & Johnson and last week the Moderna. Moderna को भी परमिशन इसका मिल चुका है, आपको पता ही होगा। अब अगला प्रश्न आता है, द ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन जो समिति है उसमें सहयोग करने वाले जो भारतीय अमेरिकी CEOs हैं वो कौन कौन से हैं? बहुत डिटेल नहीं जाऊँगा, बस आप जान लीजिए सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण और पुनीत रंजन इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न आता है कि 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, और ये दिवस जो है वो हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्हें पहला शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 8 मई को ही, और ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसे हम इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर के रूप में भी जानते हैं। थैलेसीमिया में होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है, और हम जानते हैं हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सभी अंगों तक वो उपलब्ध कराता है, और उसकी कमी से क्या होता है? जब उसकी कमी होती है तो बट ऑब्वियस से थकान होती है और एनीमिया तो होगा ही होगा, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। रोगियों को 2 से 3 हफ्तों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौतों को रद्द कर दिया है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जानते हैं चाइना की तनातनी चल ही रही है, और उसके चलते ऑस्ट्रेलिया के जो आर्थिक समझौते थे उनको रद्द कर दिया गया। इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? ये 6 मई को मनाया गया। देखिए कितने दिन के क्वेश्चन शामिल हो गए, एक्चुअली 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं है तो इसलिए बट ओबीएससी के क्वेश्चंस जो हैं वो छूट गए थे, और मैंने आज उसको कंपाइल करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे, नो डाइट डे मतलब जिस दिन हम कुछ नहीं लेते, तो जिस दिन हम कुछ नहीं लेते तो बट ओबीएसली हमारा वो फास्ट होता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम फास्ट करते हैं तो फास्ट का सबसे बढ़िया प्रोसेस ये होता है कि हमारा जो अननेसेसरी फूड है वो सारा का सारा क्या होता है, वो यूज़ हो जाता है, वो इस्तेमाल हो जाता है, और फैट जो है हमारा वो फैट अपने आप कंट्रोल रहता है, और बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर काम करता है, ठीक है। तो ये बात हुई इंटरनेशनल नो डाइट डे की, कब मनाया जाता है? 6 मई को। अब अगला प्रश्न आता है कि नासा के अंतरिक्ष यान यानी पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से प्राकृतिक सिग्नल जो है उन्हें रिकॉर्ड किया? तो ये शुक्र से किए गए हैं, शुक्र यानी वेनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू ओरिजिन ने 20 जुलाई तक कौन से रॉकेट के द्वारा यात्री दल को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। ब्लू ओरिजिन जो है ये किस उससे भेजा जाएगा, किस यान से भेजा जाएगा, रॉकेट से भेजा जाएगा? तो इसका नाम है न्यू शेपर्ड। अब ये है किसकी योजना? ये योजना है जेफ बेजोस की। तो एक्चुअली है क्या, आपको याद होगा 20 जुलाई सन 1969 में 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो व्यक्ति था
वो व्यक्ति ने जो कदम रखे थे वो 20 जुलाई को रखे थे 1969 में। नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और जी, उसी की याद में जो 20 जुलाई आ रहा है उसमें ये चाहते हैं कि जो ब्लू ऑरिजिन है उसके द्वारा नागरिकों को भेजा जाए। और इनका ये जो मिशन है, ये मिशन जो है वो ब्लू ऑरिजिन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंगा या सईदी जो गुफा है वो कहाँ पर है? तो पंगा या सईदी जो है ये गुफा कहाँ पर है? ये पड़ती है आपकी केनिया में। कहाँ पड़ती है? ये गुफा पड़ती है केनिया में। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअली 78,000 साल पहले, 78,000 साल पहले की एक कब्र, मतलब कब्र आप समझते हैं? हाँ, तो कब्र जो है वो मिली है, मतलब एक गुफा है, वहाँ पर सबसे पुरानी कब्र मिली है जो तकरीबन 78,000 साल पुरानी है। और इसमें 3 साल के एक बच्चे, मतलब 2.5 या 3 साल के एक बच्चे, एक अमूमन अंदाजे से वो बता रहे हैं कि बच्चे को दफनाया गया है। और इसके बारे में जानकारी मिली है पंगा या सईदी से, जो कहाँ है? केनिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष बैट्समैन बने हैं, तो वो बने हैं आपके कौन? वो बने हैं केन विलियमसन। वो कहाँ से हैं? वो न्यूजीलैंड से हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर बॉलिंग में कोई पूछे आपसे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, तो बॉलिंग में आपके पैट कमिंस आप याद रखें। और अगर ऑलराउंडर आपसे पूछा जाए तो जेसन होल्डर। ठीक है, और अगर हमारे महान बल्लेबाज विराट कोहली जी के बारे में पूछा जाए तो उन्हें आप जान लीजिए कि वो 5th रैंक पर रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए एक स्कीम है जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप स्कीम। तो उस स्कीम को या उस योजना को किस प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? बट ऑब्वियसली जो बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो उनके भरण पोषण के लिए, यानी उन्हें अन्न उपलब्ध कराने के लिए, या जिनके मम्मी पापा को कोविड हो गया है और कोविड के कारण वो कहाँ पर हैं? वो हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। तो बट ऑब्वियस है कि उनके बच्चों को खाना पीना कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए व्यवस्था की गई है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको नाम दिया गया है स्पॉन्सरशिप स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं किसके बारे में? स्पॉन्सरशिप स्कीम के बारे में। अब बात आती है IIRR जो हैदराबाद है उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किसको नियुक्त किया गया था? ये RN सुंदरम जी को किया गया। किसको किया गया? ये किया गया है RN सुंदरम जी को किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, उसके नए CMD किसे बनाया गया? तो उनके CMD बनाया गया है विजय गोयल जी को। और अगला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जो है वो किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? है हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न से पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर शामिल की गई होगी विजय गोयल जी के बारे में, जो कि THDC के क्या बने हैं? वो CMD बने हैं। श्री विजय गोयल assumed द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ THDC इंडिया लिमिटेड ऑन 1/5/2021 यानी 1 मई 2021. It is to mention that the Vijay Goyal is also discharging the responsibility of the Director Personnel of THDCIL. Shri Goyal joined the corporation in the year 1990 as Senior Personnel Officer SPO from the NHPC Limited. He has more than 35 years of the varied experience in the field of the human resource management, yani HRM. During his tenure as a General Manager P&A, he was also in charge of the corporate communication, law and arbitration functions. His key areas of inventions are policy formation, manpower planning, establishment and estate function, employee relation, compliance of labor laws, and overall formulation and implementation of policies. He played a vital role in putting the place initial HR system immediately after the establishment of the corporation. यानी कि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इनके पास है और ये बेहतर तरीके से प्रबंधन जानते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि फॉरेस्ट
फॉरेस्ट पॉन्ड जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा निर्मित किया गया या बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ पर है? वो भी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। और वहाँ पर क्या किया गया, जो आपका रेन हार्वेस्टिंग होता है, रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश होती है तो बारिश के जल को रोक लेना और उसका इस्तेमाल करना, इसका प्रबंधन करना। तो उसके लिए एक स्कीम आपको पता होगा, मैंने अभी 2 दिन पहले शायद शामिल किया था, क्वेश्चन 2 या 3 दिन पहले, पर्वत धारा की स्कीम है। तो पर्वत धारा स्कीम में वो लोग स्वच्छ जल के लिए प्रयास कर रहे हैं और रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और इस योजना की जो अनुमानित लागत मानी गई है वो 20 करोड़ रुपए है। मैं अभी हाल ही में बता चुका हूं मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न आता है, मियों का बाड़ा नाम बदल करके रखा गया है महेशनगर। मैं आपको बता दूं ये कहां पर है, राजस्थान की बात है क्या? वहां के लोगों ने ऐसे एक अपील किया था कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी ना होने का कारण क्या है कि ये नाम जो है ये किसी दूसरी कम्युनिटी के को रेफ़र करता है, लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। और जब बात शादी ब्याह की होती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये शायद मतलब दूसरी कम्युनिटी का क्षेत्र है। तो उन्होंने ये कारण बता करके अपनी एप्लीकेशंस दी थी, जिसको फाइनलाइज करके अब उसका नाम बदल दिया गया है महेशनगर। मियों का बाड़ा जो है वो चेंज कर दिया गया। अब अगला प्रश्न आता है, ग्लाइफोसेट क्या है? प्रश्न, ग्लाइफोसेट क्या है जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्लाइफोसेट है वो क्या है, वो है एक खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी से मतलब, खरपतवार क्या होता है? खरपतवार से मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नहीं चाहते हैं और वो उगाती हैं। मान लीजिए मैं तो फसल उगाना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है वो खेती करूँ किसी चीज़ की, कुछ भी एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए चना ही बो रहा हूँ मैं, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि उगें। तो दीज आर द अनवांटेड थिंग्स, जैसे हम कहते हैं ना अनवांटेड हेयर्स। तो इसी तरह से वो चीज़ें जिन्हें हम नहीं चाह रहे, ऐसी घास फूस, तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए एक आपका सब्सटेंस होता है, खरपतवार नाशी होता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइफोसेट कहते हैं। और इसके ऊपर तेलंगाना सरकार ने भी हाल ही में क्या किया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या है पहले तो ये जान लीजिए। ये मानव के लिए बहुत खतरनाक है। जो ग्लाइफोसेट है ये सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज का मुख्य कारक माना जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं जब हम किसी खरपतवार नाशी को इस्तेमाल करेंगे अपनी फसल के अंदर, और बट ऑब्वियस से उसके बाद जब वहाँ पर सिंचाई होगी तो उस पानी के साथ घुल करके वो हमारी नालियों के रास्ते, हमारे नालों के रास्ते कहाँ पहुँचेगा, नदियों में पहुँचता है। और वो हमारे लिए क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसानदेह होता है। आपको मैं बता दूं इसका प्रयोग मुख्य रूप से खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम लोग किस में करते हैं, जो कपास होती है, कॉटन की खेती के दौरान हम इसको करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जो या स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना यह है कि जो ग्लाइफोसेट है इसके ज़्यादा प्रयोग से मृदा प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ जो मैंने सीकेडी की आपको बात बताई, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है वो भी उससे हो जाती है। चलिए कुछ बातें इसके बारे में हुई, अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी अब जांच की जाएगी एक देश के द्वारा, और इसके लिए उसने एक कानून पारित किया। और इसके पीछे रीजन क्या बताया, सिक्योरिटी पर्पजेस। उनका कहना यह है देश में जो इन्वेस्टमेंट आता है तो उस इन्वेस्टमेंट के चलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो देश की सुरक्षा को खतरा हो। सपोज कीजिए कि कोई वहां पर हथियारों को एक्यूमुलेट कर ले, सामरिक महत्व के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर ले, या कुछ भी ऐसा कर ले जिससे कि भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अब वो जांच करेंगे, जांच के दायरे में लाया गया। तो ये करने वाला देश कौन सा है, डेनमार्क है। कौन सा देश है, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, जो सुशांत सिंह राजपूत हैं जो पिछले वर्ष एक्सपायर हो गए थे एक संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उन्हें किस राज्य की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया, मतलब एज ए कोर्स उनको शामिल किया गया है। तो वो करने वाले हैं वेस्ट बंगाल। कौन, किसने किया है, वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो एक महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं, एक मिसाल हैं। तो उनको इस्तेमाल किया गया है जिससे कि बच्चे उन्हें पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में टेली मेडिसिन फैसिलिटी को शुरू किया। टेली मेडिसिन आप समझते होंगे, फ़ोन के माध्यम से सूचित करना,
फ़ोन के माध्यम से अपने बारे में बताना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना डॉक्टर से, डॉक्टर उसको क्या करेगा, डॉक्टर देखेगा, डायग्नोस करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके बेसिस पर आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और उसके बेसिस पर आपको मेडिसिन जो है वो उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो कहते हैं द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज said that the patient can consult to the Ayurvedic doctors by dialing 1075। इस नंबर पर डायल करके जो पेशेंट हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता सकते हैं और वो उनको अपना इलाज बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है माउंटेन बोंगो जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी श्रेणी में रखे गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके क्या नाम है उनका नाम है माउंटेन बोंगो। तो माउंटेन बोंगो जो है वो किस श्रेणी में रखे गए हैं? तो उन्हें रखा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए माउंटेन बोंगो है क्या। ये अफ्रीका में रहने वाले जो हिरन होते हैं, मतलब जो आपके फॉरेस्ट वाले जो हिरन हैं, उनमें उन्हें क्या किया गया? उन्हें रखा गया है किसमें? गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में माना गया है। कहा गया है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, अप्रॉक्स 70 के आसपास उनकी पॉपुलेशन रह गई है। वो कैसे हैं? वो रात्रि में निकलने वाले हैं, रात्रि में वो घूमते हैं, लंबे लंबे सींग होते हैं उनके शरीर पर सफ़ेद या पीले रंग की धारियाँ भी पाई जाती है। तो ठीक है, माउंटेन बोंगो जो हिरन जैसे हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनको किस में डाला गया है? IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया। अगला प्रश्न आता है पुटोला कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है पुटोला, ये कठपुतली नृत्य है और ये किस राज्य से बिलोंग कर रहा है? तो ये है आपका असम से। कहाँ से? ये असम से बिलोंग कर रहा है। अगला प्रश्न आता है किस राज्य सरकार ने कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए जो बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होने वाली है, अभी से उन्होंने अपना जो चिकित्सा टास्क फोर्स है उसका गठन किया है, बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो ये किसने किया है? ये किया है आपका महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि महाराष्ट्र ने इसके बारे में ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में पहले ही जो पहली लहर थी उसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ, जिसके चलते उन्होंने सेकेंड वेव को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया और बट ओबियसली इन्हीं एक्सपीरियंसेस का लाभ उठा करके उन्होंने जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है PM रामचंद्रन कौन थे? PM रामचंद्रन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो PM रामचंद्रन थे वो भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख थे। उनकी मुख्य उपलब्धि क्या है? 1961 में जब गोवा की आज़ादी हुई तो उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और जो हमारा पृथ्वी मिसाइल जो ऑपरेशन है उसमें भी उनकी ऑपरेशनल हेड के रूप में भूमिका थी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ आपके बारे में जो 2-3 दिन में मैं तबीयत खराब होने के कारण शेयर नहीं कर पाया। तो प्लीज़ ये सारे जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें पढ़ें, गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, और बहुत आपका आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।